महामारी भयंकर, उससे बचने के उपाय खोजे जा रहे हैं, सारे तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, सरकार अपने अपने तरीके से निपट रही है। इसी बीच बहुप्रतीक्षित अयोध्या का राम मंदिर बनने का सिलसिला शुरू हुआ है। उसका भूमि पूजन 5 अगस्त को रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत लेने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही है। इस पर टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र के सत्ता में शामिल एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि राम मंदिर बन जाने से कोरोना चला जाएगा, ये उनकी भ्रम है। उनके इस बयान को किस नजरिए से देखा जाए, वो माना जाता है कि शरद पवार राजनीतिक चाणक्य हैं, महाराष्ट्र में तो उनकी बहुत चलती है, एक बहुत बड़े बुजुर्ग नेता हैं। फिर उन्होंने ऐसी टिप्पणी क्यों की, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? हमारे साथ हैं उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी जी, हम उनसे ही जानने चाहेंगे कि उनकी इसके ऊपर क्या नजरिया है। शरद पवार के बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं शेट्टी साहब? उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनने से कोरोना नहीं चला जाएगा। आपको और आपके दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि मुझे जो कहना था वो मैंने कल कहा, और लगभग वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हुआ है। ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा काम भी नहीं है। मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मैं दक्षिण भारतीय प्राणी हूँ। ये बात और है कि मुझे बहुभाषिक लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके पीछे के कुछ कारण भी है, क्योंकि मैं कभी किसी को दुखाने का काम नहीं करता हूँ। लगभग सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है मोदी जी का, मैंने बहुत 1997 का जब दूसरा महानगर पालिका का चुनाव लड़ा, तब मैं सबका और सब मेरे, गुजराती में मैंने लिखा था हूँ सौना सौ मारा, मराठी में सर्वांचा सर्व मारे, ये नारा दिया था और उस नारा के मुताबिक मैंने काम भी किया। और इसलिए पार्टी के प्रवक्ताओं का ये सारा काम होता है, इस प्रकार के सब टिप्पणी करना या तो फिर नोक-झोंक करना जो होता है वो मेरा नहीं है। लेकिन सारे बातों का बावजूद मुझे कल लगा कि मेरा एक कुल है, मेरी एक जात है, मेरी एक पहचान है, मैं हिंदू हूं। तो बार बार अगर मेरे जात पर कोई हमला करता है, कभी भगवा आतंकवाद की बात आती है, कभी आता है कि भाई राम मंदिर बनने कोरोना क्या, तो मैं इसके बारे में बहुत बड़ा डिबेट कर सकता हूं। महाराष्ट्र में जो इन दिनों में हो रहा है, 4 महीने में हम देख रहे हैं, 1 रुपए का हो नहीं रहा है। कभी आप पुलिस का बदली कर देते हो, कभी म्युनिसिपल कमिश्नर का बदली करते हो, ये करते हो, ये सारा होते रहता है। काम तो कुछ होता नहीं है, काम तो बिल्कुल होता नहीं है। मैं ये पूरे विषय को कोरोना के साथ में जोड़कर अगर भाषण करूंगा तो 1 घंटा लोग मेरी भाषण को सुनेंगे। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? देश के प्रधानमंत्री ने गरीब लोगों को नवंबर दिसंबर तक का राशन मुफ्त में मिलेगा, ये उन्होंने एडवांस में कह दिया। ये कहने से क्या हो गया? ये कहने से गरीबों का मनोबल बढ़ गया, उनका जो चिंता था वो दूर हो गया। चिंता था वो दूर हो गया, चिंता दूर होने से उनका इम्यूनिटी बढ़ गया। ओके, तो ऐसे संकट के समय पे जो देश का नेतृत्व होता है, उसने लोगों को हौसला देने का काम करना चाहिए। लोगों का हौसला बुलंद करने का काम उन्होंने करना चाहिए। देखिए, घर में जब हम माँ बाप है, घर में रात को सब जब चले जाते हैं, तो भले हम बच्चों को चॉकलेट ना ले जाए, कुछ भी हाथ में ना ले जाए, लेकिन घर में हमारे पप्पा आ गए तो उनका इम्यूनिटी बढ़ जाता है। पत्नी जो होती है उसके चेहरे पे रौनक आ जाता है, तो हमारे घर के जो मुखिया वो आ गए। तो ये जो घर का बड़ा होता है वो घर का इम्यूनिटी बढ़ा तक करता है। वैसे जो देश के नेता होते हैं, उन्होंने भी देश के लोगों का इम्यूनिटी पावर बड़ा करना चाहिए। आप लोग बस हमेशा एक ही काम करते हो, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कैसे हो, अपना वोट कैसा बटा रहे, हमारा दुकान कैसे चलते रहे, ये चलाओ ना भैया। हम भी एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, मैं भी उस पार्टी का एक नुमाइंदा हूं, हम लोग भी उसके बारे में चिंता हमेशा करते रहते हैं। लेकिन साहब, आज देश संकट में है, देश के लोग संकट में है, इसलिए ऐसे समय पे आप लोगों का मनोबल बढ़ाइए, आप लोगों का मनोबल गिराइए मत। जैसे फिर एक बार मैं कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों का मनोबल बढ़ा दिया। आज लोग चर्चा कर रहे हैं कि झोपड़पट्टी में कोरोना नहीं है, बिल्डिंग में कोरोना है। पहले बिल्डिंग में नहीं था, झोपड़पट्टी में था, अब ये बिल्डिंग में क्यों है? तो मैं ये कहूंगा कि आपने 4 महीना लोगों को लॉकडाउन कर दिया। वो ऋषि कपूर का गाना जरा याद करो,
हम तुम जी एक कमरे में बंद है और चाबी खो जाए तो क्या होता है, वैसा भी चाबी कमरे में बंद कर दिया और चाबी खो गया, लोगों को मालूम नहीं जी पड़ता कि मेरा घर घर कब खुलने वाला है। इसलिए अभी बिल्डिंग में जी लोग चिंता करने लग गए, 4 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, कब धंधा चालू होगा, कब पैसा होगा, क्योंकि मध्यम वर्ग और ऊपर के लोगों को तो कोई सरकार मदद नहीं करती है, चाहे वो राज्य की जी हो या केंद्र की हो, इसलिए वो चिंता में ज्यादा है, उनका इम्यूनिटी पावर डाउन जा रहा है और ये नेता लोग और डाउन कर रहे हैं। अब क्या जरूरत था इस समय पे ऐसा बात करने का। तो मैंने कल कहा कि जब कोई भी व्यक्ति तकलीफ में आता है, बीमार भी पड़ता है, तो डॉक्टर का दवा भी लेता है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता भी है, लेकिन अपने इष्ट देव को पहला याद करता है, वो भगवान को याद करता है कि मुझे इस आफत से, मुझे इस संकट से आप बाहर निकालो। तो भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन भगवान नाम की एक चीज है, ये तो सबको मालूम है। वैसे राम नाम लेने से लोगों को एक ताकत मिलती है। महाराष्ट्र के लोग जब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं तो साथ ताकत मिलती है, एक स्फूर्ति आती है शरीर में। तो जी हमने लोगों को एनकरेज करना चाहिए, हमने लोगों को इस तरह से नाराज नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने जो कुछ भी बातें कल मुझे कहना था वो मैंने किया। बाकी शरद पवार एक बहुत बड़े नेता है, मेरी उनके जी साथ में वार्तालाप करने का कोई मेरा साहब जो काम भी नहीं है और ना ही मुझे आपकी पार्टी ने जवाबदारी भी दिया है। सर आपकी बात का जो आपने बोला कि ये कोरोना का काल है, ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनका ये कहना था कि ऐसे समय पे जब कोरोना के महामारी से दुनिया जूझ रही है, देश जूझ रहा है, तो ऐसे समय में मंदिर के भूमि पूजन का की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? क्या बिहार का चुनाव लक्ष्य है? आपको मालूम है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसका जी एक ट्रस्ट बनाओ। गए पार्लियामेंट में मार्च में इसका पार्लियामेंट में मोदी जी ने ट्रस्ट की घोषणा की। ट्रस्ट की घोषणा जी होते है उसमें जो भी कमिटी मेंबर लेना होगा वो सब प्रोसेस उनका पूरा होगा। और ये ट्रस्ट बनाने को क्यों कहा कि ये राम मंदिर का सारा देखभाल वो करे, कामकाज चालू करे। अब पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट का काम कर दिया, जी ट्रस्ट का गठन हो गया। अब ट्रस्ट के लोगों ने तय किया कि 5 अगस्त को उसका भूमि पूजन करके कामकाज को चालू करना है, तो करना है। और आप क्यों जी सोचते हो, मैं आपको कहता हूं 5 तारीख को राम मंदिर का उसके पहले ही कम हो जाएगा, भगवान से हम कामना करें कि कोरोना उसके पहले ही कम हो जाए। लेकिन जैसे जी राम मंदिर का भूमि पूजन होगा, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी साहब, लोगों को लगेगा एक ताकत आ जाएगी। मैं कहता हूं आपको मतलब कोरोना मतलब भागेगा। राम की शक्ति कोरोना को भगाएगी। नहीं, मैंने आपको कल के मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने कहा कि हिंदू देवता का पूजा करे, मुस्लिम देवता का पूजा करे, ईसाई का करे, बौद्ध का करे, सिख का करे। ये सारे लोग मिलके अपने अपने इष्ट देव का अगर पूजा करेंगे ना, तो कोरोना निश्चित भागेगा साहब। क्यों नहीं भागेगा? हम कहाँ कह रहे हैं कि आप हिंदू का, शरद पवार के हम आप राजनीतिक बोलेंगे या रामद्रोही बोलेंगे? हाँ जी, शरद पवार के बयान को आप राजनीतिक बोलेंगे या रामद्रोही बोलेंगे? कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो किसी को भी राम द्रोही कहना नहीं चाहूंगा। मैं तो चाहूंगा जी कि सब राम भक्त बन जाए, और जी हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के लोग आज भगवान राम को मानते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है वो। उदाहरण जी प्रस्तापित किया है साहब। ये तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को 5 साल का मौका मिलता है तो लूट मार के अपना घर कैसे मजबूत करे उसके लिए वो प्रयत्न करते हैं। भगवान राम तो लंका जीतने के बाद में सोने की लंका को छोड़कर वो आ गए जनन जन्मभूमि स्वर्गस्थ मान। स्वर्गाधिप उन्होंने करिए कहा कि से मेरा जी जो जी जन्मभूमि है वो मुझे, ये तो श्रीलंका से बहुत बड़ा महान है। इस प्रकार का एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है भगवान राम ने। जी जी सब अब क्या एक बात बात करते बताइए हैं? साहब कि शिवसेना आपसे अलग हो गई, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी जो पूरा प्रक्रिया रखी गई वहां राम मंदिर के भूमि पूजन में शिवसेना को निमंत्रण नहीं मिला, क्या भाजपा से अलग हो जाने की वजह से? जबकि हिंदू सम्राट नहीं, बाला साहब ठाकरे का बहुत बड़ा योगदान रहा उस राम मंदिर को लेकर के, बयान होते रहे, बात तो होती रही है, शिवसेना को निमंत्रण नहीं देना, ये क्या? इसके ऊपर संजय राउत का बयान, अब तो भी आपने टिप्पणी किया है, इसको आप क्या बोले? नहीं, वो संजय राउत साहब का बयान भी मैंने देखा नहीं, और बाकी मुझे जानकारी भी नहीं उसका इनविटेशन किसको मिला है किसको नहीं मिला है करके। और अभी समय जी काफी है, अब 15 जी दिन है ना, और साहब जी आ जी जी जाएगा। अब जब शादी का आप कार्ड बांटते हो तो जी एक दिन जी में तो सब बांटते नहीं ना। अभी ईमेल का तो नहीं ना, एक दबा दिया और सबको पहुंच गया ऐसा। जी किसको कैसा देने का, किसने देने का, इसका भी हिसाब किताब होता है ना। आपके और मेरे घर में जब शादी होती है तो अभी 15 दिन बाकी है। जी कि
इसके लिए उसके ऊपर अभी आपने और फिर मैंने संजय टिप्पणी राउत का करना बयान, कोई इसका बयान कि हमको राम मंदिर में जाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। वो बहुत अच्छी बात है ना। हम कहाँ कहते हैं कि किसी को जरूरत है। राम मंदिर जी का दरवाजा सबके लिए खुला रहेगा, सबके लिए जी। खुला रहेगा। जी हाँ। एक चलते चलते हम बातचीत साहब भूल पूछेंगे कि मुंबई में कोरोना का संक्रमण जो है, यह बढ़ने का जो दर है बढ़ने का, वह रुक नहीं रहा है। राम मंदिर के इफेक्ट के बाद आपने दावा किया होगा, कुछ इसके पर और भी सरकारी तंत्र में कुछ खामियां हैं। देखिए मैं शॉर्टकट में आपको सब बताना चाहूंगा, जी नहीं सरकार की खामियां तो है ना साहब। अभी ये कोई छुपी हुई जी बात है, ये जी कुछ छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन मुंबई के बारे में अगर आप बात करते हो तो मुंबई में संख्या घट रही है, 1500 से अभी जी 1000 के आसपास आ गया। और 1000 में भी ये जो पॉजिटिव का जो रिपोर्ट के बारे में लोग अलग अलग बातें करते हैं, उसमें हम जाना नहीं जी चाहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कल का भी जो आंकड़ा है वो 1100 के अंदर है, जी 1000 प्लस है। लेकिन जी महाराष्ट्र का आंकड़ा बढ़ रहा है, जो गए सप्ताह में जी 5000 प्लस था वो अभी 8000 प्लस हो गया, वो 8000 जी प्लस हो गया। इसलिए शरद पवार साहब ने और उद्धव जी ने और कांग्रेस के सारे नेताओं ने मिलकर और देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत खुलकर कहा कि हमारा जहां पर भी जो भी मदद चाहिए वो हम देंगे करके। इसके सारे लोगों ने मिलकर ये कोरोना महाराष्ट्र में और मुंबई में और कैसा कम हो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए सब लोगों ने। इस प्रकार के उटपटांग बातें ना उन्होंने करने की आवश्यकता है और ना मैंने करने की आवश्यकता है। जी साहब, एक तरफ जहां कोरोना को लेकर के, संक्रमण को लेकर के काफी लोग डरे हुए हैं, पिछले दिनों आपने गोराई में जाकर के किसानों के साथ आपने खेती में एक हिस्सा बटाया, रोल अदा किया। वो किस लिए? ह्यूमनिटी डेवलप करने के लिए, किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, या जिस चीन से तकरार इस हालत से भारत जूझ रहा है उत्तर मुंबई के, वो आप एक मैसेज देना चाहते थे कि हमको कैसे निपटना है इस दौर से? उस दृश्य देखिए भी मैं हम आपको फिर एक बहुत बार लोगों ने बताना कहा, चाहूंगा। बहुत लोगों ने वीडियो को देखा, बहुत लोगों ने वायरल भी बहुत जगह हुआ है। उस वीडियो के बारे में थोड़ा सा आपकी प्रतिक्रिया हम मेट्रो मुंबई के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे साहब। वो आप दिखाइए, मैं बात करूं उसके बारे में, वो तो दिख रहा है। जी बताइए। मैं आपको फिर एक जी बार बताना चाहता हूं, मुझे वहां पर लोगों ने क्या क्या जी लोग डरते हैं खेतीबाड़ी में भी आने के लिए। मतलब ये ऐसे जहां पर मुंबई जी को लगकर ही है, गोरे मुंबई में ही है, बाकी सारे गांव में तो लोग खेती करते हैं, उसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप जी आइए, तो मैंने कहा कि जरूर मैं आऊंगा। जी और मैं गया तो उसका लाभ भी हुआ है ना। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो बड़े बड़े, फिर एक बार मैं वहां पर आऊंगा कि बड़े नेता जी का काम लोगों का मन बढ़ाने का, मनोबल बढ़ाने का काम है, मनोबल गिराने जी का काम नहीं है। देखिए हमारे घर जी में जी मृत्यु होती है तो जी आप जैसे मित्र मिलने को आ जाते हैं, तो आपके आने से हमारा घर का जी जो मृत्यु होगा वो तो वापस जिंदा तो नहीं होने वाला है, लेकिन मेरा दुख थोड़ा कम हो जाता है बिल्कुल लोगों का आने से। कम हो जाएगा, तो बिल्कुल। ये जो जी बड़े लोग हैं उन्होंने इस तरह से संकट के समय पे आज लोगों के साथ में जाकर खड़े हो जाइए, लोगों का मनोबल बढ़ाइए। ये करने का काम हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए इसमें। और मैं वो बिल्कुल साहब, पहले दिन से करने का प्रयास कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे इस समय बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, एक अभिनेता और एक राजनेता का खेती, एक सलमान खान का, एक सांसद गोपाल शेट्टी का, दोनों के खेती अच्छा करने का तरीका का ट्रेंड पूरा मीडिया, सोशल अच्छा, मीडिया पे वायरल हो रहा है। नहीं मैंने सलमान साहब का देखा ना मैंने, और वो है तो जी अच्छा है। देखिए सेलिब्रिटी है ना, एक सेलिब्रिटी जी आता है तो उसको देखने के लिए लोग दौड़ते हैं, क्यों? जी उसमें एक विशेषता है, वो जी सेलिब्रिटी है तो वो आता है तो इस, लोगों को एक स्फूर्ति, जी उनको जो चाहते हैं उनको तो मिलता ही है ना। जैसे जी आप जी बाला जी साहब जी ठाकरे जी का नाम आपने लिया, तो बाला साहब जी ठाकरे जी को सुनने के लिए सभी लोग आते थे। उनके विचारों को जो नहीं मानते थे वो बिल्कुल भी लोग उनके भाषण तो सुनते थे। तो हर आदमी का एक अपना चॉइस होता है, तो वो जी करना चाहिए हमने। जी। तो इस होने में खान साहब पूरे मुंबई में कितना समय का, क्या वैक्सीन आने के बाद ही होगा, या हम धीरे धीरे आ जाएंगे सामान्य स्थिति में? बस ये लास्ट उत्तर, इसके बाद देखिए हम। मैं उस विषय पर भी जाना नहीं चाहूंगा। लोग ये जी बात करते हैं कि जब तक ये वैक्सीन नहीं आएगा तब तक ये विदेश के लोग जान नहीं छोड़ने वाले हमारे, क्योंकि उनका गवाह भी तो बाद में बिकना चाहिए। लेकिन कोरोना नहीं है ये बात किसी ने भी नहीं करनी चाहिए। कोरोना है, जी कोरोना का हमने जी
पालन करना चाहिए। जो भी हमको गाइडलाइन देश के प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो हमारी व्यवस्था है उन्होंने दिया, उसका पालन करना चाहिए। आपको जरा भी छींक, बुखार, सर्दी कुछ भी हुआ तो आपने तुरंत डॉक्टर के साथ में संपर्क में आना चाहिए। आपने दवा पहले दिन से ही प्रारंभ करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हमने करना चाहिए। लेकिन इससे डर कर ये सारा बंद करना, अब बंद करने का भी एक सीमित मर्यादा। मोदी देश के प्रधानमंत्री का मैं अभिनंदन इसलिए करना चाहूंगा, जब आवश्यकता थी तो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जब लगा कि अब इसको खोल देना चाहिए तो उन्होंने खोल दिया। अब सारे राज्य के लोगों ने, अभी आप कितना दिन, ये तो संख्या तो ये इतने बड़े शहर में निकलना है यहाँ से वहां से, आप उसकी व्यवस्था करिए ना। देखिए अभी हमने हॉस्पिटल का व्यवस्था कर दिया, सारे हॉस्पिटल लोगों ने खोल दिया, डॉक्टर लोग भी आ गए, काम पे लग गए, तो लोगों का डर कम हो गया साहब, मृत्यु भी कम होने लग गई है, लोग होकर अच्छे होकर घर जा रहे हैं। नहीं तो हम सारे लोग डर कर अगर घर पे बैठते थे। यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के कुछ गाइडलाइन को लेकर के भी लोगों में काफी असमंजस की स्थिति होती है साहब। यहाँ परिवार के सदस्य पति पत्नी घर पे रहते हैं तो कोरोना नहीं होता, लेकिन जब वो बाइक पर बैठकर बाहर जाते हैं तो कोरोना हो जाता है। ये सब जो ऐसे तरीके बनाए हैं, इसमें पेनल्टी लगा देना, पत्नी को बिठा के कोई लेके जा रहा है, बेटी को लेके जा रहा है, बेटे को लेके जा रहा है, उसपे पेनल्टी लग रहा है, तमाम तरीके से लग रहा है। इसमें जनता काफी परेशान हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार नाम की जो चीज है उन्होंने बैठकर बातचीत करना चाहिए। अब ये 3 पार्टी की सरकार, इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम महाराष्ट्र में ये है, 3 पार्टी की सरकार है। हाँ, कोई डिसीजन ले नहीं पाते हैं। कांग्रेस और राष्ट्रवादी तो देखते हैं कि शिवसेना जितना डाउन जाएगी उतना उनका भला है। हम आज उनके साथ में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हमदर्दी तो उनके साथ में है। और हमारे पार्टी का मैं बहुत बड़ा डिबेट में जाना नहीं चाहूंगा, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन साहब, जब शिवसेना में से राज ठाकरे निकल रहे थे, तब हमारे पार्टी के नेताओं ने जाकर उनको समझाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी है, बुद्धिमान लोगों की पार्टी है, सब पहले से हमारे बारे में लोग कहते हैं। हमको तो इतना मालूम था कि ये घर में इनका डिवीजन होता है तो भला हमारा ही होने वाला है। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, हमारा भला किसी के बिगड़ने से नहीं होना चाहिए। हम अपना भला, हमारी लाइन को हम काम करके बड़ा करेंगे, हमारे चरित्र को और अच्छा करके हम बड़ा करेंगे। ये हमारी सोच पहले से ही रही है। और हमारा युति गए बार जब टूट भी गया तो हमारे पार्टी के नेता, मुझे बराबर आज भी याद आ रहे, खड़से जी मातोश्री में जाकर उनको मिलकर बोला कि हमने इतने दिन साथ में रहा, एक अच्छा था, लेकिन ठीक है, कोई बात से हमारी बनती नहीं, अभी हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारा विचार तो दो, हिंदुत्व का तो जो है वो तो कायम ही रहने वाला ना, उसमें तो कोई बदलाव आने वाला नहीं है, उसमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं। तो हमारा जो युति था वो इस प्रकार का युति था। इसलिए हम आज भी हम अलग हो गए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम बड़े हो जाए। मैं बहुत ईमानदारी से आपको कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी बड़ी हो जाए, लेकिन बाकी सारी पार्टियां खत्म हो जाए इसलिए नहीं। हम अच्छा काम करके बड़े हो जाएंगे। हम अच्छा काम करके बड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली उसका दूसरा अर्थ यही होता है कि सामने वाला छोटा होने वाला है। लेकिन हमको सामने वाले को छोटा करने के लिए काम नहीं करना है। हमको जो राज्य में हम लोग काम करते हैं वो समाज का भला करने के लिए काम करना है। जी, तब एक बस तब हम लास्ट सवाल करेंगे एक आपसे, समय अगर हो तो। जल्दी साहब, उत्तर मुंबई के लोगों का भी काफी लोगों का समस्या आई है, लाइट की बिल और यहाँ पर किराया 3 महीने से लोग दिए नहीं है, उनका इकट्ठा ब्लॉक होना, आर्थिक मंदी, लोगों की परेशानी, स्कूल की फीस, इसको लेकर के पूरी समस्या खड़ी है। सरकार अभी तक कुछ गाइडलाइन नहीं किया। आप क्या इसके ऊपर दिशा निर्देश दे सकते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए? लाइट का बिल, किराया बहुत बड़ी समस्या है। स्कूल के बारे में महाराष्ट्र का एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ जी ने परिपत्र तुरंत निकाल दिया, जो मेरी चिट्ठी मैंने लिखी थी उसके बारे में, ये सारा पब्लिक डोमेन में आया हुआ था। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि फी किसी ने बढ़ाना नहीं, मुद्दा नंबर 1। लेकिन उसके बाद में स्कूल वाले कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा कि बढ़ाकर तो देना ही पड़ेगा क्योंकि टीचर को ज्यादा देना पड़ेगा खर्चा। वो एक कोर्ट तो लॉजिक के ऊपर न्याय करती है, कोर्ट को हमदर्दी करके कोर्ट कभी निर्णय करने का काम करता नहीं, वो उनका काम भी नहीं है। हमदर्दी तो आप और हम करते हैं, सरकार चलाने वाले करते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने भी जो कहा है उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि आपको जितना खर्चे में बचत होगा वो आप शेयर कर लो पेरेंट्स को, और वो किस तरह से करने का तो सरकार कोई कहेगी नहीं कि आप 1000-2000 कम करो करके। वो आप पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के लोग बैठो और जितना भी बचेगा वो आप ट्रांसफर कर लो, ये क्लियर कट उसका इंडिकेशन है।
अब पालकों का अपेक्षा ये है कि स्कूल के लोग हमको तुरंत बता दें कि आपको 1000 कम भरना है, 2000 कम भरना है। ये ऐसा होता नहीं है। इसके लिए जिनके पास पैसा है वो भर दो, जिनके पास पैसा भी नहीं है वो बाद में भरो, बाद में भी आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगा, इसकी व्यवस्था भी हम करेंगे, क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जी पास जी पैसा नहीं है इसलिए किसी के भी बच्चे को स्कूल के लोग निकालेंगे नहीं। गवर्नमेंट को मैंने उसके बारे में भी कहा है कि मैंने गवर्नमेंट को कहा है बैंक में पैसे बहुत पड़े हैं, आप स्कूल के लोगों को पैसे दे दो एडवांस में, बाद में उनके पास से जी आएगा तो भर देंगे। वो व्यवस्था हम करेंगे बाद में, दोनों जी सत्ता जी विपक्ष के दोनों मिलकर हम करेंगे। लेकिन पेरेंट लोगों ने भी एकदम घाई नहीं करना चाहिए। अभी मेरे ऑफिस में लोग आ जाते हैं, साहब उन्होंने कम नहीं किया, वो जो लेटर भेजते हैं कि फी भरो, स्कूल के लोग तो बोलेंगे ना लेटर भेजते हैं, जैसा वो लेटर भेजते हैं फी भरो, आप एक लेटर भेज दो हमारे पास पैसा नहीं है, लॉकडाउन खुलने के बाद में हमारे हाथ में पैसा आएगा तब हम आपको भरेंगे, बात पूरी हो जाती जी है। उसके बावजूद अगर कोई भी स्कूल के लोग किसी बच्चे को निकालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे सारे पेरेंट्स और बच्चों के साथ में खड़ी रहेगी, किसी के भी बच्चे को बिल्कुल स्कूल के बिल्कुल लोग निकाल नहीं पाएंगे। ये मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। अब मुद्दा जी नंबर 2 पे मैं आ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक के बिल के बारे में आपने कहा। जी इलेक्ट्रिक के बिल के बारे में भी मेरा वेबिनार में जो भी लोग ज्वाइंट हुए थे उन्होंने सुना था, मैंने बहुत नपी-तुली बात कही है। तो मैं हमेशा नपी-तुली बात करता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वही कहता हूँ, जो होना चाहिए वही मैं डिमांड करता हूँ। ये मेरा एक स्वभाव बना है और उसमें से मेरी पहचान बनी है। आज सरकार कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की है, कल मेरी सरकार आती है तो भी मेरा बात वही रहेगा और मेरा डिमांड वही रहेगा। मैं जो जी अभी कह रहा हूँ वो फुलफिल करने की जवाबदारी मेरी रहेगी। मैं इस तरह का जी काम करता हूँ। इसलिए अडानी साहब के लोगों के साथ में जब मैंने बात की थी, किसी को साहब कहना है मेरा संस्कार है, मैंने शरद पवार साहब को भी साहब कहा है, क्योंकि वो साहब है, वो जी बड़े है। जी जी बिल्कुल वैसे अडानी भी बिल्कुल इतना सारा इंस्टीट्यूट चलाते हैं, रिलायंस वाले हो, जी जो भी हो, बड़े बड़े लोग हैं, तो उनका सम्मान हमको साहब करना ही पड़ेगा। मैं एमपी जी हूँ जी जी तो मेरा सम्मान मेरे से ज्यादा पैसे वाले लोग करते ही है ना। जी इसलिए जी अडानी जी जी साहब को मैं साहब कहता हूँ तो जी कोई जी नाराज ना हो जाए, नहीं, और बिल्कुल कोई बिल्कुल नाराज बिल्कुल होते इसलिए उनके आशा को पूरा करने के लिए मैं गाली भी नहीं दूंगा किसी को, मेरा स्वभाव नहीं है वो। जी तो जी मैंने उनको कहा है कि जी आप लोगों को मदद करिए, पेंडेमिक है, महामारी है, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो आपका काम है आपके साथ में जो लोग भी है उनको संभाल कर लेना। इसका मतलब ये जी नहीं कि आप लुटा दो, आप किसी को एकदम माफ कर दो, तो होगा ही नहीं। जो जी नियम के हिसाब से वह काम करिए। मैंने पहली बार एक मांग की कि भाई 200 मीटर तक जो यूज करते हैं उनको आप रिलैक्सेशन दे दो। अब ये रिलैक्सेशन अडानी इलेक्ट्रिक वाले दे पाएंगे क्या? तो नहीं दे पाएंगे वो, उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र के लिए पूरा वो वॉल्यूम बहुत बड़ा है, उसमें सरकार को योगदान देना पड़ेगा। जैसे किसानों जी को और बाकी सारे में हम लोग बार बार मदद करते हैं, एक बार आपको जी 200 यूनिट में यूज करने वाले को मौका मिला है मदद करने का, तो आप करिए। वो गवर्नमेंट को उसका जी एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, वो आने वाले दिनों में देखेंगे। हमने अडानी इलेक्ट्रिक के ऑफिसरों के साथ में बात किया तो उनको हमने यही कहा कि आपने जो ओवर बिलिंग भेजा है उसको आप ठीक ठाक कर लो। वो उन्होंने मान ली कि हम ठीक जी ठाक कर लेंगे करके, वो उन्होंने मान लिया। हमने कहा कि किसी का भी लाइट आप डिस्कनेक्ट मत करो, पैसा जो नहीं भरते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने भी नहीं भरना है। जिनके जी पास जी है जी वो जी उन्होंने भरना चाहिए, तो सिस्टम चलेगा ना। जिनके पास जी नहीं जी है उनको अडानी इलेक्ट्रिकल के लोगों ने मदद करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कल उन्होंने सारे मुद्दों का एक सर्कुलर निकला है, वो मेरे हाथ में अभी तक आया नहीं तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहूंगा, लगभग कल जी तक मैं वीडियो रिलीज कर दूंगा उसका। उन्होंने जी जी सारी की जी सारी बातें मान ली है। उन्होंने जी लॉकडाउन खुलने के बाद में भी जिनका पैसा बाकी है विदाउट इंटरेस्ट किस तरह से भरना है उसका एक गाइडलाइन भी उन्होंने बनाया है। इसलिए ये दोनों मुद्दों के बारे में किसी ने चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक अपेक्षा दोनों विषयों के बारे में किसी ने भी नहीं करना चाहिए कि स्कूल के लोग हमको पूरा माफ कर देंगे, इलेक्ट्रिक कंपनी वाले हमारा पूरा बिल ही नहीं लेंगे, ये नहीं होगा। व्यवहारिक जी 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 वाजबी सब होगा। इस संकट के समय पर सरकार का काम है लोगों के साथ में खड़ा रहना। मैं केजरीवाल जी का अभी एक कैसेट क्लिप सुन रहा था, उन्होंने दिल्ली में गरीब और अमीर सारे लोगों को माफ कर दिया, जी हॉस्पिटल का बिल जी माफ कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि बाकी सारा डेवलपमेंट का काम रुक जाएगा, लेकिन वो देखेंगे ना, रुक जाएगा जान ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, विकास बिल्कुल बाद में भी हम कर लेंगे। वैसे महाराष्ट्र सरकार को मैं एक सूचना करना चाहता हूँ, आप तुरंत जैसा पेंडेमिक में सारा लोगों का होटल ये वो अमुक तमुक लोगों का स्कूटर भी आपने जाम कर दिया, अच्छा है, उसका मैं विरोध जी नहीं करता हूँ। जी आपने तुरंत सारे हॉस्पिटल को अपने ताबे में ले लेना चाहिए।
जी हॉस्पिटल हॉस्पिटल चलाने वाला ही चलाएगा। उनका जी सारा पगार आप दीजिए, जो दवा का खर्चा है वो आप दीजिए, और आप डिक्लेयर कर दो जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग मुफ्त में इलाज कर लो। ये खर्चा कोई जी बहुत बड़ा नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। आप जी बॉम्ब जी तो जी इसलिए है कि 2 लाख रुपए का खर्चा होता है और 20 लाख रुपए का बिल बन रहा है। बिल बनता प्रॉब्लम है। यहाँ पर है। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार, मैं वापस एक बार कहना चाहता हूँ, ये आइडिया उनको देना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सरकार मेरी बने उससे ज्यादा लोगों की जान बचे, ये मेरे जान लिए बचे जी प्रायोरिटी है। महाराष्ट्र जी के जी सरकार ने सारे हॉस्पिटल को अपने हाथ में लेकर, वही डॉक्टर काम करेंगे, वही नर्स काम करेंगे, वही ट्रस्ट के लोग काम करेंगे, उनका सारा खर्चा महाराष्ट्र के सरकार ने देना चाहिए। और हॉस्पिटल वाले ने जी कितना कमाना चाहिए, जैसा MERC का एक इलेक्ट्रिक कंपनी ने 16% कमाना चाहिए, ऐसा एक रूल है। जितना भी खर्चा होगा उसका 20%, मैं 16 के आगे जाके 20% सरकार ने हॉस्पिटल के लोगों को दे देने का, ताकि उनका भी जी जी नुकसान ना हो और लोगों को आसानी से दवाइयां हो जाए। इलाज तो हो मैं बताता हूँ कि कोरोना देखते देखते खत्म हो जाएगा साहब, कोरोना देखते जाए। देखते खत्म हो जाएगा। आज आधे जी लोग तो इसलिए मर रहे हैं कि मुझे हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी, और जगह मिल गया तो जी उसका बिल 20 लाख रुपया, 15 लाख बिल रुपया, 10 लाख रुपया आएगा। ये चिंता लोगों को जी सता रही है। इसलिए जी जी केजरीवाल जी जी कि आप कोई भी बात मत मानिए, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, केजरीवाल का आप कोई भी बात मानिए मत, लेकिन केजरीवाल ने जो दिल्ली में सबके लिए फ्री कर दिया है वो महाराष्ट्र सरकार ने करना चाहिए। ये मैं मांग आपके टीवी के माध्यम से कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब, आपसे मेरी बात आप बच्चों में बात करने के लिए। सेठी साहब ने बताया कि बिल और स्कूल की फीस कैसे इस पैंडेमिक जो हमारी दुष्काल परिस्थिति है इसमें कैसे निकलेंगे। यह एक दुर्दैव स्थिति चल रही है, लेकिन सरकार को भी समझ के लेना है और सरकार उसके लिए जो गाइडलाइन बनाती है वो भी देख लेना है। बिजली के लिए उन्होंने बताया कि अडानी ग्रुप से उन्होंने बात किया है, उसके लिए सारी गाइडलाइंस आ चुकी है, जिसके लिए सहूलियत मिलने वाली है। क्या होने वाली है, उसमें क्या सुविधाएं मिलने वाली है, यह लोगों को पता चल जाएगा। लोगों को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हर स्तर पर काम हो रहा है। किसी का बच्चा एडमिशन के बगैर नहीं रहेगा, सबको एडमिशन मिलेगा, सबको सबकी पढ़ाई होगी, किसी का स्कूल से निकाला नहीं जाएगा और किसी की लाइट नहीं कटेगी। सब लोग अपने अपने तरीके से निश्चिंत रहें। बस आपके पास पैसे नहीं है, उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी कि आप कैसे किस तरीके से धीरे धीरे अपना इंस्टॉलमेंट करके उसको भर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस पूरी सहूलियत पर सरकार और जनता के बीच क्या तालमेल बना रहता है और जनता इसको कितनी राहत महसूस करती है। एक छोटा सा विराम, जल्दी वापस लौटेंगे। देखते रहे मेट्रो मुंबई। नमस्कार।